Hello and welcome once again in another session of accountancy. देखिए आज का जो मेरा अकाउंटिंग का टॉपिक है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जितने भी अकाउंटिंग के सेशंस आपके साथ अभी तक डिस्कस किए हैं, अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको कहा था हम अकाउंटिंग की मीनिंग को, डेफिनेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके डिफरेंट फेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप इन इंस्टॉलमेंट्स समझेंगे। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो अकाउंटिंग में यूज होती हैं ये समझी सुनी। लाइक डेटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब कुछ कंसेप्ट्स हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली की फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो किस तरह से बिजनेस की वेरियस ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी लेन देन बिजनेस में किया जाता है उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने ये कुछ कंसेप्ट्स जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में, चाहे वो सिंपल जर्नल एंट्रीज हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, हमने ये कुछ कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए। तो मुझे लगता है कि यस, अब टाइम आ गया है कि हम अकाउंटिंग की थ्योरी को इन डिटेल थोड़ा सा स्टडी करें, अपनी उस इंस्टॉलमेंट के फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ें कि हमें पता चले कि अब हम समझने के लायक हो गए हैं कि हाँ अकाउंटिंग क्या है। वैसे हमें पता है, नॉर्मल सा मीनिंग हमें पता है, लेकिन अब हम इन डिटेल एक थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे कि क्या है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंडर। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो हमें गिवन है नीड फॉर अकाउंटिंग। देखो किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है, मतलब किसी भी चीज की इन्वेंशन तब होती है जब हमें उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कमी महसूस हो। तो अकाउंटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन से पहले आपके लिए नीड फॉर अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की जरूरत कब महसूस हुई, क्यों महसूस हुई, ऐसा क्या है जिसकी वजह से अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में आया, आपको सबसे पहले ये डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर all businessmen want to know how much they have gained or lost during the year। देखो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे के जो सेशंस है उनसे समझाना शुरू किया था कि आपने अपने आप को बिजनेसमैन मानकर चलना है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर जानना चाहोगे ना कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, गेन कर रहे हो या लॉस हो रहा है। तो हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईच ईयर, how much amount they are liable to pay and to whom they owe it, how much is owed to them and by whom etc। देखो इन सवालों में क्या है, क्या हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। हमने हमारे बिजनेस में कितना पैसा ब्लॉक किया हुआ है, कितनी कैपिटल है जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, कितनी पूंजी हमने निवेश की हुई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमने किसको पैसे देने हैं। अब आपको पता है ना कि किसको पैसे देने होते हैं, या जिसको हमने पैसे देने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम पहले टर्मिनोलॉजीज और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स समझेंगे, फिर हम ये चैप्टर देखेंगे। तो अब सही टाइम आ गया है कि हमें इस चैप्टर को समझना शुरू कर देना चाहिए। हाउ मच अमाउंट इज ओड टू देम, हमें कितने मिलेंगे और किससे मिलेंगे पैसे, यानी कि डेटर्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशंस, इन सब इन्फॉर्मेशंस, मतलब ये जो क्वेश्चंस हमने अभी अभी डिस्कस किए, इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस ज्ञात करने के लिए इट इज एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए जरूरी है कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन का, व्यवसाय के हर लेन देन का हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कह लो, जैसे हम जर्नल एंट्रीज में डेट वाइज एंट्री करते रहे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें एक कंप्लीट रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखने की जरूरत है, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल सके इन कुछ क्वेश्चंस का जिनका जिक्र हमने अभी अभी स्टार्टिंग में किया है। अब देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या बता रखा है।
बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब अगर हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे, एक क्रम अनुसार रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे, तो होगा क्या? द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, what are his total expenses, what is the amount of profit earned और loss incurred during the year। देखो फिर से ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर हम बिजनेसमैन है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे कितने परचेजेज हैं, हम कितना माल खरीद रहे हैं, हमारी सेल्स कितनी हो रही है, हमें टोटल खर्चा कितना बियर करना पड़ रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इन इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। फर्दर मोर, आगे और, ही कैन असरटेन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, that is, yeah, such as how much capital it has at the end of the year, how much capital stands invested in various assets, how much amount he has to take and from whom, and how much amount he is liable to pay and to whom। देखो यहाँ पर फिर से वही जिक्र है कि हम एट द एंड क्या जानना चाहते हैं कि मेरी एसेट्स कितनी हैं और मेरी लाइबिलिटीज कितनी हैं। मतलब एक तरीके से मेरी लेनदारियां कितनी हैं और मेरी देनदारियां कितनी हैं, मैंने अपने पैसा कितना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या मुझे बदले में प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है, क्या मुझे किसी से पैसे लेने हैं या मुझे किसी को पैसे देने हैं, अगर लेने हैं पैसे तो किससे लेने हैं और कितने पैसे लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लाइबल हूं, मेरी लाइबिलिटी है, तो मुझे कितना पे करना है और किसको पे करना है। बिसाइड्स दी properly maintained accounts are helpful in the ascertainment of income tax and goods and services tax, GST के बारे में हमने पढ़ा है। हमने GST की कुछ सेटलमेंट्स के केसेस भी किए थे जब हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ा था। एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेन एवर नीडेड। देखो अगर आपने अभी तक वो नहीं भी समझी हैं तब भी देखो, हम इनकम टैक्स हमारी इनकम अर्न्ड पर पे करते हैं, ठीक है, तो और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो किस पर पे किया जाता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं, चाहे वो इंट्रा स्टेट बेसिस पर है चाहे वो इंटर स्टेट बेसिस पर है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स की, अगर हम प्रॉपरली सारा का सारा ब्यौरा रिकॉर्ड कर नहीं रखेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस अमाउंट पर टैक्स पे करना है और किस पर नहीं। अगर हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमने किस अमाउंट पर टैक्स पे करना है, कितने पर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या उभर कर आता है? अकाउंटिंग बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर जो बिजनेसमैन है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। देखो हमारे पास कुछ इस तरह से डेफिनेशंस दी हुई हो सकती हैं, आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि हम ये सेकंड डेफिनेशन करेंगे, विच इज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। बाकी की जो दो डेफिनेशंस हैं वो भी लगभग इससे मिलती जुलती ही हैं। अगर मैं आपको ये सेकंड डेफिनेशन समझाऊं तो अकाउंटिंग को इन्होंने क्या कहा है कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट में देखो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है? देखो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी सीखी हैं, तो जर्नल एंट्रीज जो हैं वो कुछ और नहीं है, वो रिकॉर्डिंग ही हैं। तो आपको मैं एक फेज करवा चुकी हूँ। क्या करवा चुकी हूं मैं? कि हाउ वी कैन जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शंस ऑफ दी बिजनेस। तो रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट सबसे फर्स्ट फेज होता है एक तरीके से अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं।
रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं। अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अभी कोई भी कंसेप्ट नहीं करवाया है, ये हम जब लेजर अकाउंट्स सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आपको अभी पता ही नहीं है कि लेजर अकाउंट्स क्या होता है, तो इसलिए हम जब सेकंड फेज करेंगे तो इस डेफिनेशन को फिर से दोबारा से रीड करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और अपनी इंफॉर्मेशन को और ब्रीफ करने की, समराइज करने की एक कला है, जिसमें हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में, देखो सिग्निफिकेंट मैनर क्या है, हमने जर्नल एंट्रीज पास करना सीखा, हमने डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, उसका एक परफॉर्मा बनाया था। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में जो भी कार्रवाई की जाती है, जो भी काम किया जाता है, वो एक प्रॉपर मैनर में किया जाता है, वो एक सीक्वेंस के अनुसार या एक सिग्निफिकेंट फॉर्मेट के हिसाब से किया जाता है। और इसमें हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, उन चीजों को, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैरिज का फंक्शन एक इवेंट है, लेकिन हम मैरिज के फंक्शन से रिलेटेड भी सारा का सारा ब्यौरा बना सकते हैं ना, कि इतना खर्चा हुआ है, इतने हमें पैसे मिले हैं, इतने हमें देने पड़े हैं। तो इसलिए या आजकल जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं ना, तो इसका मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बल्कि इवेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। उनमें भी ये अकाउंटिंग की आर्ट और मनी की फॉर्म में एक सिग्निफिकेंट मैनर में हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, अगर उनका कुछ ही अंश फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब हम उन्हें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उन्हें अकाउंटिंग में जरूर ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद देखो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग करने का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग करने का मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वेरियस डिसीजंस किस तरह से ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लगता है कि मेरे जो डेटर्स हैं वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए कि मेरे जो डेटर्स हैं वो मुझे पैसा दें। एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा पैसा मेरा इन दी फॉर्म ऑफ डेटर्स ब्लॉक ना रहे, बल्कि डेटर्स मुझे कैश दे दें और वो पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इंटरप्रेट करना, रिजल्ट्स को रीड आउट करना, एक तरीके से उनका विश्लेषण करना कि मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब देखो, अब हम समझेंगे आज के सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि मेन इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला फीचर क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अभी हमने देखा ना डेफिनेशन में, अकाउंटिंग एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। साइंस क्यों है? देखो, मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स करवाए हैं, अब इसमें उनका जिक्र भी आएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। मैं आपको ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ इस चैनल पे। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक साइंस है। इसके द्वारा दिए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। गैप जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, वो चाहे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो, चाहे वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है और एक साइंस भी है। मतलब एज अ साइंटिफिक नॉलेज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और एज एन आर्ट की अगर हम बात करें तो ये किस चीज की आर्ट है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली रिकॉर्ड करने की, प्रॉपरली क्लासीफाई करने की और समराइज करने की, ताकि जिसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर वेरियस डिसीजंस ले सके। ठीक है, अब देखो, अब हम समझेंगे सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। मैंने अभी आपको बताया कि हम
अकाउंटिंग में सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर कर सकें। तो यहाँ पर आपको यही बात बताई गई है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल नेचर के हैं सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पैसे की फॉर्म में नहीं माप सकते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कोई कितना ऑनेस्ट है या कोई कितना बेईमान है, हम इस ऑनेस्टी को या बेईमानी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बता रखी हैं। क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, दोनों में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने की वजह से काम रुका होगा, उस काम रुकने की वजह से लॉस हुआ होगा, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दैट क्वेरल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इन सभी इवेंट्स को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके लिए रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ही बन जाता है कि हर ट्रांजैक्शन जिसे बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैंने 4 टेबल्स खरीदे हैं तो मैं 4 टेबल्स नहीं लिखूंगी, मैं 4 टेबल्स की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। तो इफ अ बिजनेसमैन परचेजेस 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। Similarly, if business possesses ₹5,000 in cash, लैंड की मेजरमेंट अगर 2000 मीटर्स है तो हम इस मेजरमेंट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लैंड की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। 5 ट्रक्स हैं तो 5 ट्रक्स नहीं लिखेंगे, ट्रक्स की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफाइंग, और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमने अभी भी कोई भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट मतलब नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने लेजर अकाउंट्स का जिक्र किया था, आपको अभी पता ही नहीं है कि लेजर क्या है। तो मैं एक बार इसके इस 3rd कैरेक्टरिस्टिक तक ही अपनी इस थ्योरेटिकल पॉइंट को पॉज लगा रही हूं, लेकिन यस, हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि हमने रिकॉर्डिंग में क्या क्या किया है। मतलब जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, अपने उस फर्स्ट फेज में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखो, अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर कोई नाम दिख रहा है जो हमने एंट्रीज की फॉर्म में किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं ये जरूर समझा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इन अ स्मॉल बिजनेस वेयर दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इज क्वाइट स्मॉल, एक छोटे आकार का बिजनेस जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस मतलब लेन देन जो है वो काफी कम होता है, उन तरह के बिजनेस में, इन तरह के बिजनेसेस में ऑल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दी बुक कॉल्ड जर्नल। इस तरह के बिजनेस में, छोटे बिजनेस में सबसे पहले जो बिजनेस में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो जर्नल में की जाती हैं। बट लेकिन in a big business where the number of transactions is quite large, काफी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जर्नल को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है वेरियस सब्सिडरी बुक्स में। तो अब आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक पता चल रहा है कि हमने क्या पढ़ना है। हमने अब सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करनी है, जिसमें से सबसे पहली सब्सिडरी बुक है कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस। तो अब आपको याद होना चाहिए जब हम कैश बुक का टॉपिक स्टार्ट करें कि इसमें कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है। सेकंड नंबर पे देखो आपको क्या बताई है, परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज बुक। अब फिर से मैं आपको कहूंगी कि जब हम परचेज बुक करेंगे ना तब आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उधार वाली परचेज बुक, कैश बुक को छोड़कर बाकी जितनी भी सहायक पुस्तकें, बाकी जितनी भी सब्सिडरी बुक्स बनेंगी वो सब क्रेडिट से रिलेटेड वाली ही होंगी। देखो, परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस, सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस,
सेल्स रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखो सब में क्रेडिट क्रेडिट नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, सिर्फ कैश में कैश ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ आया था। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखो हमने ये डिस्कस किया है जर्नल बनाना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं और किस तरह से पहली सब्सिडरी बुक यानी कि कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, ताकि हम हमारा फर्स्ट फेज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से समझ सके। जब तक हम साइड बाय साइड हमारा सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में हमारे चलता रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही ये सब कुछ करवा देती तो आपको ये कुछ नहीं समझ में आना था कि जर्नल क्या होती है। आपने यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाना था कि व्हाट डू वी मीन बाय जर्नल। तो अब आपने कर लिया है तो अब आपको पता है कि जर्नल किसे बोला जाता है। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री की फॉर्म में तो उसे हम जर्नल बोलते हैं। अब जर्नल में अगर बिजनेस का आकार बड़ा हो तो आगे फर्दर सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। देखेंगे कि फर्स्ट सब्सिडरी बुक नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से बनाई जाती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ये बनाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट ऑल्सो। Thank you so much for watching and have a nice day.